जय हिंद दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में डेली टेस्ट सीरीज में आप लोग को स्वागत करते हैं दोस्तों। और यह टेस्ट सीरीज जो दोस्तों आपको यूपीएससी, बीपीएससी और खास करके बिहार दरोगा और रेलवे बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। टेस्ट सीरीज की बात करते हैं 39 है, जो 4 तारीख 9वां महीना 2024 का ये टेस्ट लिया गया था। चलिए, पहली बार चैनल पर जुड़े होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब ह्वेन संघ भारत की यात्रा पर आया तो सिंध में किस जाति का शासक था? जब ह्वेन संघ भारत में जब आया तो सिंध में किस जाति का शासक था? तो ये इसका सही जवाब है क्षुद्र जाति का, शूद्र जाति का। और जब ह्वेन संघ जब सिंध में आता है तो यहाँ पर किस जाति का शासक था? तो ये शूद्र जाति का शासक था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सा कार्य इल्तुतमिश नहीं किया है? इल्तुतमिश नहीं किया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया कार्य नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था, बिल्कुल बात सही है था दोस्तों। दिल्ली के अमीरों का दमन किया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर या गुलामों का दल का संगठन किया था। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर का ये यानी गुलामों का दल बनाया था इल्तुतमिश, बिल्कुल सही बात है। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसे शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया था, बिल्कुल सही बात है। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें इल्तुतमिश नहीं किया था, ये आपको ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं किया था। इल्तुतमिश ने आराम शाह की याद में दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था, ये बिल्कुल गलत बात है, इल्तुतमिश ने नहीं बनाया हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि बहलोल लोदी जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। बहलोल लोदी जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया था। नियुक्त किया था, कौन किया था दोस्तों? इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब मुबारक शाह के द्वारा नियुक्त किया गया था। बहलोल लोदी को जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया था, मुबारक शाह को नियुक्त किया गया था। मध्यकालीन भारत में महतर और पटकिल पद किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पटकिल और महतर शब्द जो है मध्यकालीन भारत में प्रयोग किए जाने वाला शब्द, ये किस पर या किसको बताने का काम करता था? तो इसका सही जवाब है ग्राम मुखिया को महतर बोला गया है, या पटकिल के नाम से जाना जाता था, पटकिल के नाम से ग्राम मुखिया को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? यानी भारत का बुलबुल यह शब्द कहकर किसने बोला हुआ था? इसका सही जवाब दोस्तों महात्मा गांधी ने बोला हुआ था। भारत का बुलबुल सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कथनों पर विचार करना है, इन कथनों पर हम लोग चलिए विचार करते हैं। सन 1770 में बंगाल में अकाल के समय गवर्नर कार्टियस था। हाँ, बिल्कुल बात सही है, 1770 में जो है बंगाल में अकाल के समय में कार्टियर का शासक था। ठीक है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था, बिल्कुल बात सही है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, ये भी बिल्कुल सही है। 1772 में प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना किया था। हाँ, बिल्कुल भी सही था। इस प्रकार ये तीनों विचार इसमें दिया गया, बिल्कुल सही है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी घटना सबसे पहला हुआ था? सबसे पहले इसमें घटना कौन हुआ था? तो आप तो जानते ही हैं दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले 1917 में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन सही है। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो गांधी जी के निजी सचिव पूछ रहा है, तो महादेव देसाई जो है गांधी जी के निजी सचिव थे। गांधी जी के निजी सचिव पूछेगा तो क्या बताएंगे? महादेव देसाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकार का मिलान करें और जो असत्य कथन का चयन करना है। तो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा स्थापित किया गया समानांतर सरकार, इस पर असत्य कथन पर विचार करना है। चलिए 9 की बात करते हैं। इसमें बलिया से तो चित्तू पांडे का नेतृत्व किया जा रहा था, सतारा से जो था वाईपी चौहान का, और लेकिन याद रखेंगे नाना पाटिल जो है
तामलुक से, ये बिल्कुल गलत है। ये जो है ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने हुए थे? मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बनते हैं? इसका सही जवाब दोस्तों 1915 में जो है मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन नहीं किए हुए थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें सही जवाब जो होगा सैयद हैदर राजा जो था, सैयद हैदर राजा, यह मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किए थे। कौन कौन किए थे? तो चिदम्बरम पिल्लई नेतृत्व कर रहे थे मद्रास प्रेसिडेंसी से, और टी.एम. नायक कर रहे थे, एम सुब्रमण्यम अय्यर कर रहे थे, लेकिन सैयद हैदर राजा ये मद्रास प्रेसिडेंसी का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। बात करते हैं अधोलेखित निम्नलिखित में से बताना है सुलेमित नहीं है। सुलेमित इसमें से नहीं है। इसका 12 का सही जवाब क्या होगा? इंडियन लीग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें सुलेमित नहीं है। तो पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना कौन किए थे? एम जी रनारे, महाराष्ट्र का शुक्रात बोला जाता है। और लंदन इंडियन कमेटी के संस्थापक कौन थे? तो पुरुषोत्तम मुगलियार थे। पुरुषोत्तम मुगलियार लंदन इंडियन कमेटी के स्थापना किए हुए थे। मद्रास महाजन के कौन थे भाई? मद्रास महाजन समिति की स्थापना करते एम वीर राघवाचारी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार किसको बोला जाता है? हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार किसको बोला जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्रिस्टोफर दासपाल को बोला जाता है। हिंदू पत्रकारिता के राजकुमार क्रिस्टोफर दासपाल को बोला जाता है। इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन सही है। अशोक के अभिलेख किस अभिलेख में नहीं है? इसमें जो है अशोक का जो अभिलेख जो है किस लिपि में नहीं है? तो इस प्रकार बताएंगे किस अभिलेख में नहीं है। तो रोमन अभिलेख में नहीं है। रोमन नहीं है, यूनानी है, अरमाइक है, खरोष्टी है, लेकिन रोमन अभिलेख में अब अशोक का अभिलेख नहीं मिला हुआ है, रोमन लिपि में नहीं मिला हुआ है। राठी किस पशु का नस्ल है? राठी जो है किस पशु का नस्ल है दोस्तों? यह राठी जो है गाय का, यह राठी जो है किस पशु का नस्ल है? यह गाय का नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ रहा है। तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 16 का जो हो जाएगा उड़ीसा हो गया है दोस्तों। नया आंकड़ा के साथ जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ लेगा तो यह उड़ीसा हो चुका है दोस्तों। ग्रीन मफलर संबंधित है दोस्तों। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर पूछेगा तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? मैंने कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में किस राज्य का स्थान आता है? इसका सही जवाब होगा मेघालय का नाम आता है, जो जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे ज्यादा मेघालय में देखा गया है। इरूला जनजाति निवास करती है। इरूला जनजाति कहाँ निवास करती है? इरूला जनजाति जो है कहाँ निवास करती है? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु में इरूला जनजाति निवास करती है। इरूला जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कान्हा किसले राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कान्हा किसले राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। कान्हा किसले राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में कान्हा किसले राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में। वेदांगों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो वेदांगों की संख्या जो होगा 6 जो है, वेदांगों की संख्या 6 है। निम्नलिखित में से सुलेमित नहीं है। कौन सुलेमित नहीं है? 22 का सही जवाब होगा इसमें कालीबंगा हरियाणा, इसमें सुलेमित नहीं है। रोपण ये पंजाब में है दोस्तों। आलमगीर उत्तर प्रदेश में, लोथल आपको गुजरात में, कालीबंगा ये आपको हरियाणा में नहीं है। इस प्रकार ये गलत जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जो सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, उस राजा का नाम बताइए। कौन पराजित किया हुआ था? 23 का सही जवाब होगा दोस्तों
23 का सही जवाब आपको पुरु जो है पुरुष का राजा जो था, जो सिकंदर को झेलम के तट पर पराजित किया हुआ था, पोरस के राजा। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में है? बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस एरा में, किस युग में हुआ है? इसका सही जवाब दोस्तों होगा पालियोसिस युग में। पालियोसिस युग में जो है शिवालिक हिमालय, जिसे फुट हिल के नाम से भी जाना जाता है, आउटर हिमालय के नाम से भी शिवालिक को जाना जाता है, किस काल में हुआ था? पालियोसिस एरा में हुआ था, पालियोसिस काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से गर्म महासागर कौन सा है? कौन सा गर्म महासागर है? तो गर्म महासागर पूछ रहा है, इसमें से सही जवाब होगा उत्तरी अटलांटिक धारा जो है, उत्तरी अटलांटिक धारा जो है ये गर्म महासागर है। ये लेब्राडोर ठंडी है, कैनारी ठंडी है। इस प्रकार उत्तरी अटलांटिक धारा जो है, उत्तरी अटलांटिक धारा कैसी है धारा? ये गर्म जल धारा है, ये ठंडी लेब्राडोर हो गया, कैनारी हो गया। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? स्थलरुद्ध जिसे भूबंध जिसको बोलते हैं, स्थलरुद्ध कौन सा कंट्री है? भूबंध देश कौन सा है? 26 का सही जवाब होगा दोस्तों बेलारूस जो है स्थलरुद्ध देश है, बेलारूस, जिसे लैंड लॉक बोला जाता है, बेलारूस। बोध गया में महाबोधि वृक्ष की स्थापना किसके शासन काल में हुआ था? बोध गया में बोधि महा मंदिर का स्थापना किसके शासन काल में किया गया था? इसका सही जवाब है गुप्त काल में। गुप्त काल में बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना किया गया था, गुप्त काल में किया गया था। और मंदिरों का विकास होता है ना, मंदिरों का विकास, ये सब चीज का विकास ये गुप्त काल से ही देखने को मिलता है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज्य कथा का संपादक कौन थे? स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित जो है पत्रिका स्वराज्य कथा का संपादक पूछ रहा है, इसका सही जवाब है बाल मुकुंद वाजपेयी। बाल मुकुंद वाजपेयी जो है स्वराज कथा के संपादक थे, बाल मुकुंद वाजपेयी। नकटी बांध पक्षी अभयारण्य, नकटी बांध पक्षी अभयारण्य किस बिहार के किस जिले में स्थित है? नकटी बांध पक्षी अभयारण्य, नकटी बांध पक्षी अभयारण्य पूछ रहा है बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब होगा जमुई में जो है नकटी बांध पक्षी अभयारण्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार का नाम बताएंगे। इसका सही जवाब दोस्तों मुंबई शेयर बाजार जो है यह सबसे बड़ा शेयर बाजार है, मुंबई शेयर बाजार। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटता है? योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटता रहता है? इसका सही जवाब बताएंगे तो ये कृषि क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय आय का योगदान जो है घटता और बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में प्रौद्योगिकी वित्त का शीर्ष शिखर संगठन है, तो भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है? 32 का सही जवाब बताएंगे। 32 का हो जाएगा IDBI। IDBI बैंक जो है यह भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन जो है, ये आपको ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव डैश के आधार पर बनाई गई थी, तो 1956 में जो है औद्योगिक नीति के प्रस्ताव किस आधार पर बनाया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, चौथा या तृतीय पंचवर्षीय योजना? तो बताएंगे 1956 में जो है राष्ट्रीय औद्योगिक नीति प्रस्ताव किया गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना के आधार पर तय किया गया था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर 1956 में औद्योगिकी नीति को प्रस्तावित किया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर तय किया गया था। निम्नलिखित युग्मों में से संस्था स्थान में से कौन सा सुलमित नहीं है? उसमें से बताना है कौन से संस्थान जो है उस स्थान से संबंधित नहीं है, इसमें सुलमित नहीं दिया गया है। 34 इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। बात करते हैं इसमें राष्ट्रीय चारागाह और अनुसंधान क्षेत्र, ये आपको कहाँ? झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि प्रणाली अनुसंधान, यह आपको वाराणसी में, बिल्कुल गलत है हो गया। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म ब्यौरा, ये मऊ में है, सही है। और बात करते हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान, मखदूमपुर उत्तर प्रदेश में है, इस प्रकार सही है। इस प्रकार ये इसमें ऑप्शन पूछ रहा है, गलत दिया था। यह कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में दोस्तों नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मृदा की
जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, माने कि वैसा मिट्टी के नाम बताएं जो जल को धारण करने में, जल को एब्जॉर्व करने में कम होती है। ऐसा कौन सी मिट्टी है जो कम जल को अवशोषित करती है? तो बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी जो है यह पानी को कम एब्जॉर्व करती है। वनस्पति का विकास निर्भर करता है। वनस्पति का विकास किस पर निर्भर करेगा? तो वनस्पति के निर्माण ताप और नमी पर निर्भर करता है। वनस्पति का विकास जो है ताप और नमी के पर निर्भर करता है। मीठे पानी का कल्पसर परियोजना, मीठे पानी के कल्पसर परियोजना जो है अवस्थित है। मीठे पानी के कल्पसर परियोजना यह किस राज्य में देखने को मिलता है? कल्पसर परियोजना यह गुजरात में मीठे पानी के कल्पसर परियोजना पूछेगा तो क्या बताएंगे? गुजरात आपको बताना है। भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है? भारत में यात्री यातायात में सड़क का हिस्सादारी पूछ रहा है। सड़क में चलने के लिए सड़क का हिस्सेदारी कितना है दोस्तों? ये 38 का सही जवाब होगा। 87% जो है हम लोग सड़कों का प्रयोग करते हैं। 87% जो है यातायात में सड़कों का प्रयोग किया था। 87%। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है दोस्तों? तो वार्षिक बजट जो है संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये संसद के दोनों सदनों तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है बजट को? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा पहुंचाए। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक अभियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। इसका सही जवाब दोस्तों होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का आर्थिक आयोजन जो है एक अनिवार्य अभिलक्षण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का है। इसका सही जवाब था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुक्त व्यापार का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो मुक्त व्यापार का तात्पर्य पूछ रहा है तो इसका सही जवाब हो गया आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं हो। ये हो गया ओपन व्यापार चेंज जो होता है, आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, जिसे मुक्त व्यापार जिसको बोला जाता है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर से अधिक नहीं किया जा सकता है? कहने का मतलब है कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जो मंत्री जो है 15% से ज्यादा नहीं बना सकते हैं? तो वह कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा संविधान संशोधन था? ये 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन में जो दोस्तों ये जो है लोकसभा में मंत्री 15% से ज्यादा नहीं बना सकते हैं, ये 91वां संविधान संशोधन के द्वारा बात बोली गई थी। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यकों के लिए जो है विशेष प्रावधान किया गया है, इसका सही जवाब बताना है आपको। भाग 3 में बताया गया। भाग 3 में जो है अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान की बातें किया गया है, तो भाग 3 में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो दिल्ली के राष्ट्रीय क्षेत्र के जो प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो ये उपराज्यपाल बोला जाता है। उपराज्यपाल बोला जाता है, उपराज्यपाल जिसे एलजी बोला जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखना जाना आवश्यक है। कितने माह के अंदर में जो है जो संसद के सामने जो है आपातकाल की घोषणा किया गया है, तब कितने माह के अंदर इसकी स्वीकृति लेना आवश्यक होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो 1 माह के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो संसद के सामने उसकी स्वीकृति लेना आवश्यक है। 1 महीना के अंतर्गत में ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात में पूछ रहा है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में पूछ रहा है कितने भाषाएं हैं? तो इसका सही जवाब आपको बताना है 22 को भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। मूल अधिकार में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब इनकी संख्या कितना है? तो ये बताना है कि वर्तमान में ये क्षेत्रीय महत्व के लिए राज्य सूची में 66 थे, लेकिन वर्तमान में अब कुल कितने विषय है राज्य सूची में विषयों की संख्या? मूल संविधान में तो 66 था दोस्तों, लेकिन वर्तमान समय में कितना है सीट?
तो ये हो गया 61 है, 61 है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त किया गया था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान में जो है आपको बताना है कि दो दो जो है उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। मोरारजी देसाई के समय में, किसके समय में? मोरारजी देसाई के समय में दो तो उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। दो माने कि उप प्रधानमंत्री पूछ लेता है कैसा पद है, तो ये जो है ये कैबिनेट मंत्री के पद के बराबर होता है। इसके संविधान में चर्चा नहीं किया गया उप प्रधानमंत्री। अब चले कितने उप प्रधानमंत्री है? तो 7 बने हुए हैं, ये भी बात याद रखेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस आर्टिकल में किया गया? मुख्यमंत्री की नियुक्ति पूछ रहा है किस आर्टिकल में किया गया? मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 163 में किया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में पूछेगा तो क्या बताएंगे? आर्टिकल 163 में या आर्टिकल 163 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात किया गया है। निम्न युगों में से कौन सा युग में संविधान की अनुसूची विषय सही नहीं, सुलमित नहीं है? तो इसमें सुलमित नहीं है। बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन करता है। ये तो बिल्कुल बात सही गलत है, यही इसमें गलत दिया गया है। 3री अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा की बात किया गया है। हाँ बिल्कुल बात है, शपथ और प्रतिज्ञा की बातें जो है 3वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं है, बिल्कुल बात सही है, भाषाएं की चर्चा किया गया है। 10वीं में जो है 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात किया गया। दल बदल की जानकारी हमें 10वीं अनुसूची से मिलता है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है? इसका सही जवाब है संघीय कार्यपालिका की जानकारी में भाग 5 से मिलता है। दोस्तों भाग 5 से मिलता है संघीय कार्यपालिका की जानकारी भाग 5 से। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो ये कौन सा देश से जो है संविधान से कुछ भी नहीं लिया गया है? तो चीन से आपने पढ़े हुआ है भाई, चीन से कुछ भी नहीं लिया गया है, चीन से कुछ भी नहीं लिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन यह बताता है कि तत्व के गुण उसके परमाणु संख्या की आवधिकता कार्य करती है? तो तत्व के गुण उसके परमाणु संख्या की आवधिकता कार्य करती है, यह किसके द्वारा बताया गया था? ये जो है आधुनिक आवधिक के नियम पर, आवधिक नियम पर बताता है। चलिए इसमें बी नंबर ऑप्शन सही कराया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना के द्वारा पौधे केवल एक जनक के द्वारा रोग मुक्त के रूप में उगाया जाता है? तो वह कौन से घटना जो है पौधे केवल एक जनक के द्वारा रोग मुक्त के लिए उगाया जाता है? किसको उगाया जाता है दोस्तों? चौवन का बात करते हैं। चौवन का हो जाए ऊतक संवर्धन के रूप में, ऊतक संवर्धन के रूप में उगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह वस्तुएं जिनका गंध एसिटिक और बेसिक क्षार में बदलता है तो डैश कहते हैं। वे वस्तुएं जिसका गंध एसिटिक और बेसिक के माध्यम में बदलता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहेंगे? अल्फैक्टरी संयोजक, अल्फैक्टरी संकेतक बोलेंगे, अल्फैक्टरी संकेतक बोला जाता है। ये आपको ये नंबर ऑप्शन सही है। एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित के द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। एल्युमिनियम की प्राप्ति किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा इसको प्राप्ति किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है? तो ये आपको कटौती के द्वारा इसका प्राप्त किया जाता है। कटौती इसमें तो शर्त चेक कराना कटौती, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें हो जाएगा एल्युमिनियम धातु का जो है निष्कर्षण जो है आपको किया जाता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। निम्नलिखित में से वो कौन सी नोबेल गैस नहीं है? 57 की बात करते हैं। इसमें क्लोरीन जो है नोबेल गैस नहीं है। क्लोरीन जो है आपको ये क्लोरीन नोबेल गैस नहीं है। अमीबा, पैरामीशिया और बैक्टीरिया के द्वारा डैश बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? तो अमीबा, पैरामीशिया, बैक्टीरिया डैश के द्वारा
बनते हैं, किसके द्वारा बनते हैं जो दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ये आपको बाइनरी विखंडन, वेंडिंग के द्वारा और बहु विखंडन के द्वारा, इस प्रकार ये सभी के द्वारा अमीबा, पैरामीशिया और अमीबा बनता है। अमीबा कूटपात के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही एसआई मात्रक है? किस युग्म के जो है एक ही एसआई मात्रक है? यह क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक दोनों का एक होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? दोनों का समान होता है, दोनों का समान। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है तो उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा दोस्तों? एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? इसका सही जवाब होगा 27 न्यूट्रॉन होगा। 27 द्रव्यमान संख्या होगा। कितना हो जाएगा? 27 द्रव्यमान संख्या। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। गति करते हुए एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक। एक कार आ रही है और उसके विपरीत दिशा हवा बह रही है तो कार पर किया गया हवा का काम क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वाष्प उत्सर्जन होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है किसके द्वारा होता है वाष्प उत्सर्जन? तो स्टोमेटा के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, जिसको बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। स्टोमेटा के द्वारा जो है वाष्प उत्सर्जन होता रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विभवांतर भी विद्युत धारा आई के बीच संबंध में खोज किसने किया हुआ था? तो विद्युत धारा आई और विभवांतर के बीच के जो संबंध का खोज किसने किया था? किसके द्वारा खोज किया गया था? ये ओम के द्वारा खोज किया था। विभवांतर और विद्युत धारा आई के बीच के संबंध का खोज किसने किया था? ओम ने किया था, ओम ने किया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृतक कोशिका से बनता है? मुख्य रूप से जो है ऊतक जो बताना है मृतक कोशिका से बनता है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा जाइलम कोशिका से बनता है, जाइलम कोशिका से ये बनता है। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया ऑक्जेलिक एसिड एक प्राकृतिक स्रोत है। ऑक्जेलिक एसिड एक प्राकृतिक स्रोत है। ये ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ये ऑक्जेलिक एसिड आपको टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटर में पाया जाता है। मांसपेशियां और हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? मांसपेशिया को हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? मांसपेशिया और हड्डी को टेंडन जोड़ता है, टेंडन। तो मांसपेशिया और हड्डी को जोड़ने का काम आपको टेंडन करता है, टेंडन करता है। उत्प्लावन बल का परिभाषा तरल डैश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों? उत्प्लावन बल का परिभाषा तरल के डैश पर निर्भर करता है। तो यह घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिभाषा तरल घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवहनी तरंग के बारे में सच नहीं है? संवहनी तरंग के बारे में क्या सत्य नहीं है? 68 की बात करते हैं। इसमें सी नंबर जो है एक वयस्क व्यक्ति लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। ये बिल्कुल गलत बात है भाई। 5 से 6 लीटर होता है भाई, 5 से 6 लीटर होता है। बात करते हैं ये इसमें कौन है? सफेद रक्त या लाल संवहनी ऊतक है। बिल्कुल सही बात है। संवहनी तंत्र शरीर का वजन 7 से 8% होता का बना रहता है। बिल्कुल सही बात है। और मानव में जो होता है 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर खून होता है। और मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। बिल्कुल बात सही है। आरबीसी का जीवन काल 115 से लेकर 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है? वो कौन सी ऊर्जा जो है ऋणात्मक होती है? वह कौन सी ऊर्जा जो है ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है? इसका सही जवाब दोस्तों बताएंगे कि अब गतिज ऊर्जा जो है इसका ऋणात्मक होती है। गतिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। अंडा को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लाया जाता है? अंडा को अंडाशय से गर्भाशय तक लाने का काम कौन करता है? तो इसका 70 का बताना है दोस्तों। इसका 70 का होगा बीजवाहिका। बीजवाहिका के द्वारा जो है ये अंडा को अंडाशय से
गर्भाशय तक पहुंचाने का काम कौन करता है? बीजवाहिका करता है, बीजवाहिका। इन जीवों में से आप इसे किस जगत में रखेंगे जो बिना कोशिका भित्ति के कोशिका बहुकोशिकीय यानी यूकैरियोटिक्स होता है, यूकैरियोटस है, यूकैरियोटिक्स होता है, यहाँ पर गलती लिखा हुआ यूकैरियोटिक्स। तो इसमें किसको रखेंगे यार? तो 71 की बात करते हैं, इसमें एनिमिलिया संघ को रखेंगे, एनिमिलिया संघ में रखा जाएगा। यूकैरियोटिक्स जो है किस में रखा जाए? एनिमिलिया संघ में रखा जाएगा। बात करते हैं गुर्दा यानी किडनी की संरचना इकाई क्या है? गुर्दा यानी किडनी की संरचना इकाई क्या है? नेफ्रॉन है दोस्तों, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गति की समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गति के समीकरण के संबंध में पूछ रहा है, इसमें से कौन गलत है? तो इसमें से हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN मुक्त है। PAN क्या है दोस्तों? PAN मुक्त क्या है? PAN क्या है? 74 का सही जवाब होगा वायु प्रदूषक है। पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पेन क्या है? तो वायु प्रदूषक है दोस्तों, ये वायु प्रदूषक है, वायु प्रदूषक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देख लेते हैं इसका क्या होगा आंसर। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, इसमें बता रहे हैं ए नंबर ऑप्शन 75 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 75 का ये नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल यही दिया है। क्वेटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू किया गया था। क्वेटो जो संधि जो है कब लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था, यही बात बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, क्या किसका अवयव नहीं है दोस्तों? तो इसका सही जवाब बताएंगे, ये जो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य अवयव नहीं है। नाइट्रोजन आवश्यक मुख्य अवयव नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। निम्नलिखित बताना है, निम्नलिखित नाटकों में से किसे शूद्रक ने लिखा है? शूद्रक किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा हुआ है। शूद्रक क्या लिखा हुआ है? तो ये जो है मृच्छकटिकम जो है शूद्रक के द्वारा लिखा गया था, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया था। निम्नलिखित में से युद्ध काल के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? तो ये पंजाब और पश्चिम बंगाल में जो है वह युद्ध कला को प्रदर्शित किया जाता है। कौन युद्ध कला को प्रदर्शित किया जाता है? तो ये लाठी का प्रयोग करता है। लाठी का प्रयोग युद्ध पंजाब और पश्चिम बंगाल में यह कला को प्रदर्शित किया था, लाठी को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली क्या है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली के बारे में पूछ रहा है। इसका सही जवाब दोस्तों बताना है कि आपको ध्रुपद है। ध्रुपद जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन शैली जो है ध्रुपद है। ध्रुपद जो है सबसे प्राचीन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश चीन का अंतिम राजवंश था। तो वो कौन सा चीन का अंतिम राजवंश है जिसने 1644 से लेकर राज्य किया हुआ था? तो बताना है कि सबसे प्राचीनतम चीन का अंतिम राजवंश का नाम पूछ रहा है। 80 का क्या होगा? तो ये हो जाएगा किंग राजवंश जो है 1644 से लेकर 1912 तक शासन किया था, और चीन का अंतिम राजवंश जो है किंग राजवंश था। निम्नलिखित में से कितने वर्ष 1917 में रूसी जनता को द अप्रैल थीसिस प्रस्तुत किया था? द अप्रैल थीसिस प्रस्तुत किया हुआ था। द अप्रैल थीसिस किसने प्रस्तुत किया हुआ था? 81 का सही जवाब होगा लेनिन ने प्रस्तुत किया था। 1917 में जो रूसी जनता को द अप्रैल थीसिस किसने प्रस्तुत किया था? लेनिन ने प्रस्तुत किया था, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 82
डैश के तहत तुर्क साम्राज्य के कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया था। कॉन्स्टेंटिनोपल पर जो है ये आपको कब्जा किया हुआ था। तुर्क साम्राज्य जो है कब कब कौन कब्जा किया हुआ था? 82 का सही जवाब होगा मेहमद मेहमद द्वितीय, है ना, मेहमद द्वितीय ने आपको कब्जा किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा आउटपुट डिवाइड का एक उदाहरण है? आउटपुट का उदाहरण बताना है। आउटपुट का कौन सा उदाहरण है दोस्तों? तो ये आपको प्रिंटर जो है आउटपुट का उदाहरण है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट का उदाहरण है। प्रिंटर आउटपुट का उदाहरण है, बात याद रखेंगे। उन्नत तकनीकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए था। किस पीढ़ी के लिए है दोस्तों? तो ये आपको 5वीं पीढ़ी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखेंगे। कृत्रिम बुद्धि हो गया, उन्नत तकनीकी हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया। यह किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है, 5वीं पीढ़ी का। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का सेंटर कहाँ है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर कहाँ है दोस्तों? ये आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये मुंबई में स्थित है, मुंबई में। सिम्बेक्स पूछता है, सिम्बेक्स अभ्यास। यह सिम्बेक्स अभ्यास किन दो देशों के बीच में? सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के भारत और सिंगापुर के बीच में यह सिम्बेक्स का आयोजन किया जाता है। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स आयोजन। चलिए बात करते हैं, सुलेमित करते हैं इसमें। दिवस पूछ रहा है और बात करते हैं इसमें। सी नंबर ऑप्शन दिया गया है। 1 का 2, 2 के 4, 1 का 2, इसको मिलान कर लीजिएगा। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल का। 2 का हो जाएगा 4 के जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिलान तो हो चुका है दोस्तों, एक बार और देख लीजिएगा मिलान। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस? विश्व विरासत दिवस। 22 मई को आपको विश्व अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई को बाघ दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको मिलान सही है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय पूछ रहा है। तो भारत में गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो हरियाणा गुरुग्राम में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की परिभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की परिभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की परिभाषा ये फ्रेंच में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा कैसी है? तो फ्रेंच है, फ्रेंच है। FTX क्रिप्टो FTX क्रिप्टो कप जो है, कप निम्नलिखित में से किस खेल का आयोजन संबंधित है? FTX क्रिप्टो कप यह किस खेल से संबंधित है? किस कप से संबंधित है दोस्तों? 90 के बताना है। इसको शतरंज से संबंधित है। FTX क्रिप्टो कप, FTF क्रिप्टो कप किससे संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी था। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? लिम्बाराम का संबंध बताना है। ये आपको तीरंदाजी से संबंधित है। लिम्बाराम तीरंदाजी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना कब हुआ? BCCI की स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो BCCI की स्थापना 1928 में किया गया था। BCCI की स्थापना कब किया गया था? 1928 में किया गया था। डैश पुरस्कार भारत सरकार की खेल मंत्रालय के द्वारा 1961 में स्थापित किया गया था। तो 1961 में जो है किसकी स्थापना किया गया था? तो 1961 में आपको बताना है किसका स्थापना किया गया था। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में किया गया था। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना जो है 1961 में किया गया था। इस बात को याद रखेंगे। लोमस ऋषि गुफा निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? लोमस ऋषि गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब दोस्तों का बराबर की पहाड़ी पर लोमस
लोमस ऋषि गुफा किस पहाड़ी पर? तो बराबर की पहाड़ी पर स्थित है, बराबर की पहाड़ी। और जापान के संसद को क्या कहा जाता है? जापान के संसद को क्या बोलते हैं? जापान के संसद को डाइट बोला जाता है। जापान के संसद को क्या बोलते हैं दोस्तों? डाइट बोला जाता है, डाइट। सेंट पीटर स्क्वायर कहाँ है? सेंट पीटर स्क्वायर कहाँ है? सेंट पीटर स्क्वायर कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ये आपको वेटिकन सिटी में। सेंट पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? वेटिकन सिटी में, वेटिकन सिटी में। निम्नलिखित युग्मों में से सुलेमित नहीं है नदी और सहायक। तो साबरमती आपको त्र्यंबकम से। कृष्णा प्रवरा नदी, ये बिल्कुल गलत है, 97 का बी नंबर गलत है। गोदावरी होगा शबरी, गोदावरी शबरी बिल्कुल सही है। कावेरी होगा भवानी, कावेरी भवानी, इसमें हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन गलत दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित पठारों में से किससे अंत पर्वतीय पठार माना जाता है? किसे अंत पर्वतीय पठार मानते हैं? तो किस पठार में जो है अंत पर्वतीय पठार माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा तिब्बतीय पठार को अंत प्रादीपीय पठार माना जाता है। अंत प्रादीपीय पठार तिब्बतीय पठार को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय खगोल शास्त्र को पैसिल तथा रोम सिद्धांतों की व्याख्या के कारण जिसे सर्व सिद्धांत गुरु कहा गया है। सर्व सिद्धांत गुरु किसको बोलते हैं? सर्व सिद्धांत गुरु किसको बोला गया है दोस्तों? सर्व सिद्धांत गुरु किसको कहा गया है? तो ये बारहमिहिर को बोला गया है। बारहमिहिर को सर्व सिद्धांत गुरु के नाम से जानते हैं, बारहमिहिर को वो जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट था आज का दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर भूस्थल उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि की ऊंचाई लगभग होता है कितना? ये जो होता है इसका सही जवाब होगा 3600 किलोमीटर। एक बार और क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर भूस्थल उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि की ऊंचाई लगभग कितना होता है? तो 36,000 होता है, 36,000 किलोमीटर होता है। और दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपको 39 का यह सेट जो है बिहार दरोगा यानी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो था। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पहली बार चैनल पर जुड़ेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में 14 नंबर सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखेंगे।